कहते हैं नदी अपना मंजिल पर पहुंचने के लिए अपना रास्ता खुद डिसाइड करती है। हर्डल्स चाहे कितने भी आए उसके सामने, लेकिन वो अपनी मंजिल आखिरकार पा ही लेती है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ की हर मुश्किलों को पार करते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचने की कोशिश में लगे रहिए। मैं आरती आपका स्वागत करती हूँ हमारे ऑनलाइन स्कूल इंडिया परिवार में। आई होप आप सभी लोग अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो क्लास, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आए हैं, क्लास 11th का 5th चैप्टर खनिज और सेल। हालांकि इसके बारे में आप बेसिक से अगर मैं बात करूं तो आप भी इससे परिचित होंगे। आपके आसपास कई सारे मिनरल्स और मेटल्स आपने देखे होंगे, विजुलाइज किए होंगे, और कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो आपने कैरी भी किया होगा, जैसे कि अगर आप कंपास बॉक्स है आपके पास स्टील का, या फिर आपके पास पार्कर जो है, वो सारी चीज़ें आपने कहीं ना कहीं यूज़ की होगी अपनी लाइफ में। तो इसी के बारे में हम जानेंगे कि जियोग्राफिकल लेवल पे इन खनिज संसाधनों का हमारे जीवन पर क्या महत्व है, उसकी क्या क्या हम ये देख सकते हैं कि क्या कहाँ पे इनकी उपस्थिति है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका क्षेत्र कैसा है और ये कैसे निकाले जाते हैं, उनकी पूरी प्रोसेसिंग क्या रहती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हालांकि हम फिजिकल ज्योग्राफी की जब बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी पूरा का पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसकी बाह्य स्थितियाँ सारी के बारे में बात करता है। 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 5वां जो ये चैप्टर है वो बहुत ही छोटा है और आई थिंक 1-2 क्लासेस में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी है, और साथ ही साथ इसमें एफर्ट्स भी कम है और फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा कम है। तो बहुत मज़ा आने वाला है। हम चीज़ों को, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहीं डिवाइस कर लेंगे क्लास में। सो बढ़ते हैं हम हमारे चैप्टर की तरफ। पृथ्वी विभिन्न तत्वों से बनी है। इसके बाहरी परत पर ये तत्व जो है ठोस रूप से आंतरिक परत में गर्म या पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं। सो बिल्कुल आपको पता होगा कि पृथ्वी की जो 2 संरचना है, 2 स्थितियां हैं। पहली स्थिति जो है इसकी बाहरी स्थिति है। बाहरी स्तर पर हम इसके मंडलों में इसको बांटते हैं, जैसे कि जीवमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, हिममंडल, जो हमने संघटक पढ़े थे उसके बारे में। उसके बाद जब हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करते हैं तो आंतरिक संरचना हमने ये कहा था कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी मेग्मा पिघली हुई है। अब वो मेग्मा कैसे आई? वो प्लेटों के चट्टानों के खिसकने की वजह से आई, ये चीज़ भी आपको पता है। तो यहाँ से स्थिति 2 प्रकार की होती है पृथ्वी की। बाहरी संरचना होती है वो ठोस होती है, और आंतरिक संरचना उसकी गर्म और ताप से, ऊर्जा, ऊष्मा से भरी हुई पिघली हुई अवस्था रहती है पृथ्वी की। तो पृथ्वी की संपूर्ण परपट्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना हुआ है। ये तत्व आपको याद रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में 100% यहाँ से छोटा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, आप इसको स्टार मार्क कर दीजिएगा। यहाँ से आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं कि पृथ्वी की जो परपट्टी है उसका 98% हिस्सा किससे बना हुआ है। तो आपको ये आसान रहेगा याद करने में, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे सुनते हो, वो आपको याद हो सकते हैं, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया हमारा, और एक आपने सुना होगा सोडियम, ऑक्सीजन, चार चीजें ऐसे ही आपको याद है। फिर हमारा सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, और एक है हमारा मैग्नीशियम। लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन, ये चारों चीज़ें हमें याद होती है। लोहा, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और हमारा सोडियम, जो हम रेगुलर बेसिस पे कई बार सुनते हैं। और कुछ हमारे जो 4 नाम हैं वो हैं सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये 100% यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, तो इनको प्लीज़ एक बार याद कर लीजिएगा। 2 बार अगर आप लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी अगर हम क्वांटिटी की बात करें कि पृथ्वी पर इन तत्वों की मात्रा कितनी है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर बाय नॉलेज आप लेना चाहते हैं तो यहाँ सारी चीज़ें लिखी हुई है। ऑक्सीजन हमारा 46% है। जब आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूपीएस, पीसीएस के एग्जाम, तो इन एग्जाम्स में हमारे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है पृथ्वी पर, या फिर कैल्शियम की कितनी है, सिलिकॉन की कितनी है, एल्यूमिनियम की कितनी है। तो ये इंडेक्स एक्स्ट्रा एडिशनल में आपको दी गई है। आप याद करना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो अदरवाइज आपको इनको 8 नाम तो याद होने ही चाहिए। 2% जो हमारे हैं वो अन्य कौन से हैं? वो है हमारे टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ से बना हुआ है। सो बेसिकली हमारे पृथ्वी के जो तत्व हैं, पृथ्वी की भूपरपट्टी की बात करें तो आपको पता होगा, मैंने ये चीज़ पहले ही क्लियर की थी कि हमारी जो पृथ्वी की संरचना है, यहाँ जो परपट्टी पाई जाती है, भूपरपट्टी जिसे हम कहते हैं, जिसे भूपरपट्टी के 200 किलोमीटर के अंतर्गत का जो भाग होता है वो हमारा स्थलमंड होता है, स्थलमंडल।
ये दो परपट्टियों में बटा है, एक है हमारी महाद्वीपीय परपट्टी, एक है हमारी महासागरीय परपट्टी। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमारे चैप्टर में। महासागरीय परपट्टी जिसे हम Cl और C में बोलते हैं। क्लियर? भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले तत्व प्राय अलग अलग नहीं मिलते, बल्कि सामान्यतः ये दूसरे तत्वों के साथ मिलकर विभिन्न पदार्थों का निर्माण करते हैं और इन पदार्थों को खनिजों का नाम दिया गया है। यानी भूपरपट्टी पर हमारे जो भूपरपट्टियाँ हैं, ये जैसे कि हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भूपरपट्टी है, इस पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, वैसे 98% पदार्थ जो है हमारे 8 तत्वों से मिलकर बने हुए हैं, 2% अन्य से मिलकर बना हुआ है। इन पदार्थों में जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जैसे कि भूकंप होने की वजह से, भूस्खलन होने की वजह से, या जितनी भी एक्टिविटी होती है, उन एक्टिविटी से जब इनका मिश्रण बनता है, का मिश्रण ही क्या कहलाता है? मिश्रण ही हमारा खनिज कहलाता है। क्लियर? तो अगर आपसे खनिज के बारे में एग्जाम्पल पूछ लिया जाए कि खनिज से आप क्या समझते हैं या खनिज किसे कहते हैं, तो सिंपल सा आप यहाँ बोल सकते हैं कि भूपरपट्टी पर पाए जाने वाले वे सभी पदार्थ या वे सभी तत्व जो विभिन्न पदार्थों से मिलकर एक दूसरे से प्रतिक्रिया करते हैं, उनके मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? उन्हीं पदार्थों को हमने क्या नाम दिया है? खनिज नाम दिया है। ओके। इस प्रकार खनिज एक ऐसा प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व है जिसे एक क्रमबद्ध प्रमाणिक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन और भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो हम ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन अगर हम हमारी लैंग्वेज में कहें तो हम ये कह सकते हैं भूपरपट्टी के पदार्थों के मिश्रण को हम खनिज कहते हैं, जिनकी खुद की एक कार्बनिक संरचना होती है, एक कार्बनिक जिसे हम भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक संगठक होना है। भौतिक गुणधर्म मतलब किसी का, जैसे हम ये कहें सोने का रंग पीला होता है, चांदी का रंग चमकीला होता है, सफ़ेद कलर का होता है, और जैसे नीलम का रंग नीला कलर का होता है और पन्ने का रंग हरा होता है। तो ये सारे जितने भी खनिज है या जितने भी जेम्स है, जितने भी पत्थर, बहुमूल्य पत्थर जो हैं, वो सभी खनिज पदार्थों के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि हम ये कहें कैडियम, प्लेटिनम और अदर जितने भी मिनरल्स है, हजारों की संख्या में मिनरल्स है, 2000 से भी ज़्यादा खनिजों की हम खोज कर चुके हैं। तो ये सभी खनिज जो है, इन खनिजों का एक खुद का एक रासायनिक संगठन होता है जिनका भौतिक गुणधर्म होता है। भौतिक गुणधर्म इन द सेंस अगर हम फिजिक्स की बात करें तो हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, जैसे कि किसी रासायनिक संगठन को मिलाने से या उस पद्धति के द्वारा हम उसका विलयीकरण कर सकते हैं या उसको पृथक्करण कर सकते हैं। तो ये खनिजों की एक रासायनिक संरचना होती है, एक संगठन होता है। मैंने ये कहा पीला ही होता है सोना, तो एक वो लेवल पे उसका कलर पीला ही होना, पीलेपन लिया हुआ पदार्थ जो होगा वो सोना होगा। तो इन पदार्थों की मिश्रण और इनकी रासायनिक संरचना क्या होती है? एक समान होती है और एक क्रमबद्ध संरचना के रूप में वो होती है। उसे ही हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिजों का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर होता है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे खनिज भी होते हैं जो एक तत्वीय होते हैं, जिनका निर्माण एक तत्व से ही होता है, जैसे कि सल्फर, तांबा, चांदी, स्वर्ण, ग्रेफाइट जैसे एक तत्वीय खनिज भी पाए जाते हैं। यद्यपि स्थलमंडल का निर्माण करने वाले तत्वों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन आपस में उनका संयोजन विभिन्न तरीकों से होता है, जिससे खनिजों की अनेक किस्में बनती है। भूपरपट्टी पर कम से कम 2000 प्रकार के खनिज को पहचाना गया है और उनको नाम भी दिया गया है, लेकिन इनमें से सामान्यतः उपलब्ध लगभग सभी पदार्थ 6 प्रमुख खनिज समूह से संबंधित होते हैं, जिनको शैलों का निर्माण करने वाले प्रमुख खनिज माना गया है। यानी खनिजों का जो निर्माण है, 2000 से भी अनेक खनिज हमारे पृथ्वी पर, प्रकृति पर उपलब्ध हैं, और उन खनिजों में से कुछ ऐसे खनिज हैं, जिन 6 खनिज समूह ऐसे हैं जिनसे पूरे खनिजों को क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है, और इन्हीं से क्या हुआ है कि प्रमुख चट्टानों का निर्माण हुआ है। अब चट्टानें जो है, हमारी चट्टानें अगर हम उसका एक अध्ययन करते हैं या पृथ्वी पर जितनी भी चट्टानें पाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की प्रमुख खनिजें होती हैं, चट्टानें होती हैं। उन चट्टानों का नाम है आग्नेय चट्टान, उसके बाद बनती है अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है हमारी कायांत्री चट्टान। तो एक पूरा चक्र बनता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हम हमारे आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इन चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया में भूमिका किसकी होती है? वहीं से हम खनिज निकालते हैं, जैसे कि हम माइनिंग का काम करते हैं, खनन का कार्य जो होता है, खनन का कार्य पर्वतों में होता है, पर्वतों पर होता है, पहाड़ियों पर होता है, और मैदानी भागों में भी होता है। मैदानी भाग यानी जमीन के, जहां तक जमीन का अंदरूनी हिस्सा है, जहां तक पहुंच होती है पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में।
क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि प्लेटों में जब टकराहट होती है या प्लेटों में घर्षण होता है, अभिसारी जो बल लगता है, उस प्लेटों के अंदर की जो स्थिति रहती है उससे जो लावा पिघला हुआ होता है, एक प्लेट के ऊपर खिसकने की वजह से अंदरूनी हिस्से में वो क्या होती है, एक परत ठंडी हो जाती है लावा की, और उसी लावे से ठंडे हुए पदार्थ की वजह से वो पदार्थ ठंडा होकर क्या बन जाता है, चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इसी प्रक्रिया से हम कह सकते हैं कि खनिजों का निर्माण या खनिजों का एक पूरा निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो इस स्थिति में अगर हम कहें तो खनिज निर्माण की भूमिका प्रमुख किसकी रहती है, चट्टानों की प्रमुख भूमिका रहती है। वहीं हमें हजारों तरीके के खनिज पदार्थ उपलब्ध होते हैं और आज भी कई ऐसे पदार्थ हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। भौतिक विशेषताओं और स्वभाव के आधार पर कुछ प्रमुख खनिजों की संक्षिप्त जानकारी यहाँ पे दे रखी है। भौतिक विशेषताएं खनिजों की क्या होती है, अब देखिए फिजिकल डेफिनेशंस भी निकाली जाती है, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों में पाए जाने में हर उस पदार्थ के अध्ययन अगर हम करते हैं तो वो हमारा जियोग्राफिकल अध्ययन होता है, और चट्टानों के अध्ययन के आधार पर ही इन पदार्थों की संरचना तैयार होती है और पदार्थों का एक मेजरमेंट बनता है, एक पूरी रासायनिक प्रक्रिया द्वारा इनको अलग किया जाता है। इस पूरे प्रोसेसिंग में उनकी एक विशेषताएं होती है, उनका गुण, उनका टेक्सचर कैसा होगा, उनका आकार कैसा होगा, उनका स्ट्रक्चर, जैसे कि हम ये कहें अब्रक जो होती है, ग्रेफाइट जिसे हम कहते हैं, तो उसकी आकृति क्या होगी, वो कैसा दिखने में कैसा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी विशेषता बताई जाती है, उसी को जैसे कि हम अपनी एक मानव के डेफिनेशन भी बनाते हैं कि, या फिर आपको एक काऊ पे अगर कुछ लिखने के लिए बोल दिया जाए तो आप गाय के बारे में अगर आप निबंध लिखेंगे तो गाय की विशेषता लिखेंगे, जिसके 4 पैर होते हैं, जिसका कलर सफ़ेद होता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम ये कह सकते हैं खनिजों की हम विशेषता बताएंगे। तो भौतिक विशेषताओं में अगर हम फिजिकल डेफिनेशंस या फिजिकल इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसकी विशेषताओं की बात करें, तो पहली विशेषता क्या है कि क्रिस्टल का बाहरी रूप, यानी इसकी संरचना का बाहरी रूप कैसा होता है। अणुओं की आंतरिक व्यवस्था द्वारा तय होती है, घनाकार होता है, अष्टभुजाकार भी हो सकता है, षटभुजाकार और प्रिज्म की आकृति होती है। तो खनिजों की आकृति के बारे में अगर कहें तो इसकी आकृति एक क्रिस्टल के बाहरी रूप के समान होती है। अणुओं का आंतरिक जो इसकी व्यवस्था होती है, सारे कण मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, तो इन कणों के इकट्ठे होने की वजह से एक आकृति, एक संरचना बनती है। वो किस किस प्रकार की आकृति हो सकती है, आपकी आकृति हो सकती है घनाकार, अष्टभुजाकार 8 भुजाओं वाली, 6 भुजाओं वाली और प्रिज्म की आकृति। यहाँ पे देखिए आपको क्रिस्टल की आकृति दिखाई दे रही है, आप जब इसको तोड़ेंगे तो अलग अलग आकृति में हमको ये दिखाई देगा। फिर आता है आपका विदलन। विदलन क्या है, विदलन एक सापेक्षिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समतल सतह बनाने के लिए निश्चित दिशा में जो भी टूटने की प्रवृत्ति होती है, एक समतल बना, जैसे कि चट्टान है, जैसे कि अगर हम उदाहरण के रूप में समझे विदलन को, ये हमारी चट्टान है, अगर हम इससे यहाँ पे माइनिंग शुरू होती है या इसके खनिजों को यहाँ से खनिज पदार्थ निकलते हैं, तो इसके एक समतल प्रक्रिया के अनुसार निश्चित दिशा में एक टूटने की प्रक्रिया, यानी जैसे नॉर्थन साइड या साउथर्न साइड एक निश्चित दिशा में इसका परिमाप होता है और निश्चित दिशा में ये टूटती है। टूटने की प्रवृत्ति को और अणु के आंतरिक व्यवस्था के परिणाम को ही हम क्या कहते हैं, एक या कई दिशा में एक दूसरे से कोण बनाकर टूट सकती है। तो इसके टूटने की जो स्थिति होती है कोणीय आकृति की होती है, या तो वो एक दिशा में टूटेगी या एक स्थिति को वो पूरा लेके टूटेगी। तो ये खनिजों की विदलन की विशेषता है। विभंजन क्या होता है, विभंजन होता है अणुओं की आकृति, आंतरिक व्यवस्था इतनी जटिल होती है कि अणु का कोई तल नहीं होता, क्रिस्टल विदलन तल के अनुसार नहीं बल्कि अनियमित रूप से टूटता है। तो इसके टूटने की या उसके विभंजन की प्रक्रिया जो है, अणुओं के आंतरिक व्यवस्था की जटिलता और उससे टूटने की प्रक्रिया को हम विभंजन कहते हैं। और इसकी जो चमक, शाइन जो होता है, रंग के बिना किसी भी पदार्थ की चमक, प्रत्येक खनिज की अपनी एक चमक होती है, जैसे मेटेलिक, रेशमी और ग्लासी, ये इसकी चमक है। तो चमक के तीन प्रकार होते हैं, या तो वो मेटेलिक होगी, या फिर वो रेशमी होगी, या फिर वो ग्लासी होगा। ग्लासी यानी जो प्रत्यक्षदर्शी होता है, जैसे जेम्स वगैरह। इसका रंग, इसका कलर कैसा होता है, कलर, इसका टेक्सचर। तो कुछ खनिजों का रंग उन्हीं प्रमाणिक संरचना से निर्धारित होता है, जैसे कि मेलाकाइट जो है, या एजुराइट, कैल्सोपाइट और आदि। कुछ ऐसे खनिज में अशुद्धियों के कारण रंग आते हैं। उदाहरण के लिए अशुद्धियों के कारण क्वार्टजाइट जो है वो श्वेत रंग का, हरा, लाल या पीला हो सकता है। अब धारियाँ,
किसी भी खनिज के पीसने के बाद बने पाउडर का रंग खनिज के रंग का या किसी अन्य रंग का भी हो सकता है, जैसे कि मेलाकाइट का रंग हरा होता है और उस पर धारियाँ भी हरी होती है, जबकि फ्लोराइट का रंग बैंगनी या हरा होता है, जबकि इस पर श्वेत रंग की धारियाँ बनती है। यानी जब उसको धारियाँ यानी किसी का मिक्सचर बनता है या किसी का जब वो चूरा बन जाता है तो उस पदार्थ को तोड़ने के बाद उसकी जो धारियाँ होती है उसका कलर अलग होता है और उसकी जो मेन आकृति होती है उसका कलर अलग होता है। इसमें दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि फ्लोराइट जो है, फ्लोराइट का रंग वैसे तो बैंगनी होता है या हरा होता है, लेकिन जब इसमें धारियाँ पड़ती है, जब इसको तोड़ा जाता है, विखंडन होता है, तब इसका रंग क्या होता है, श्वेत रंग का हो जाता है। तो वैसे लेकिन जबकि मेलाकाइट का रंग वैसे ही हरा होता है और इसकी धारियाँ भी क्या होती है, हरी ही होती है। तो इसमें दो गुणधर्म इसके पाए जाते हैं, एक तो वो तोड़ने पर अलग कलर की धारियाँ देगी या फिर एक ही कलर की धारियाँ होगी। फिर है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। पारदर्शी का तात्पर्य ये होता है कि प्रकाश की किरणें इसके आर पार आ जा सकती है, वस्तु सीधी देखी जा सकती है। और पराभासी का मतलब ये होता है किरणें आर पार होती है लेकिन इसके विपरीत हो जाने के कारण वस्तु देखी नहीं जा सकती। ट्रांसपेरेंट वाले जैसे कांच आपने देखे होंगे और कुछ मिरर ऐसे होंगे जिसमें आपका फेस आपको दिखाई दे रहा है लेकिन सामने वाली कुछ चीज़ नहीं दिखाई देती। तो पराभासी और पारदर्शी दो चीज़ें, दो एक प्रकार की हम ये कह सकते हैं इसकी संरचना पाई जाती है खनिजों की। फिर उसके बाद इसकी संरचना क्या है, संरचना यह है कि प्रत्येक क्रिस्टल की विशेष व्यवस्था होती है, महीन, मध्यम, खुरदरे, पिसे हुए, तंतुयुक्त, पृथक योग्य, अपसारी, विकिरणकारी और ये सारी इसकी संरचना पाई जाती है। या तो महीन होंगे या वो बड़े होंगे, उनकी आकृतियाँ बड़ी होगी, उनके सारे स्थान छोटे होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी इसकी संरचना के अंतर्गत आती है। फिर है हमारी कठोरता। कठोरता का मतलब इसमें जो हार्डनेस होती है, कुछ खनिज जो सॉफ्ट भी होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा नरम, जैसे हम कहते हैं जैसे सोना बहुत नरम होता है, तो नरम जो मेटल्स होते हैं वो गढ़त में नहीं लिए जा सकते, इसलिए सोने में काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की जाती है ताकि क्या हो सके, उसकी कठोरता लाई जा सके और उसको कोई डिज़ाइन, एक आकार दिया जा सके। जैसे ज्वेलरी मेकिंग होती है तो सोने में बिना कोई दूसरा मेटल ऐड किए हुए हम सोने को उस डिज़ाइन में, आकार में नहीं डाल सकते, क्योंकि जो चीज़ सॉफ्ट होगी या जो चीज़ नरम होगी उसको आकृति नहीं दी जा सकती। थोड़ा हार्ड शेप, अगर वो हार्ड, उसमें थोड़ी सी हार्डनेस होगी तो ही उसको एक शेप दिया जा सकता है, इसीलिए सोने में कुछ एक्स्ट्रा मेटल ऐड किए जाते हैं। तो यही चीज़ रहती है। तो आइंदा से आप कभी ये मत सोचिएगा कि सोनार चोरी करते हैं या सोनार सोने में मिक्सर कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। रियलिटी ये है बच्चों कि सोना वैसे बनेगा ही नहीं अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा मेटल ऐड नहीं किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा नरम होता है। क्लियर। कठोरता, इसकी कठोरता सापेक्षिक प्रतिरोध का चिन्हित होती है। 10 चुने हुए खनिजों में से 10 तक की श्रेणी की कठोरता के मापन, जैसे कि टैल्क, जिप्सम, कैलाइट, फ्लोराइट, एपेटाइट, फेल्सपर, क्वार्टरजाइट, टोपाज, कोर्डमम जो और हीरा, ये सभी जो है ये बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी होते हैं। फिर है इसकी आपेक्षिक, अगर हम भार की बात करें, दी गई वस्तुओं का भार बराबर आयतन के पानी के भार का अनुपात हवा एवं पानी के वस्तु के भार को लेकर इन दोनों के अंतर से हवा के लिए गए भार सा भाग दे दे। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसका आपेक्षिक भार निकालना है। यानी किसी भी वस्तु या द्रव्य का, समझिएगा, वस्तु का भार माप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बराबर का आयतन लेना होगा, बराबर आयतन वाला पानी के भार का अनुपात। और उसमें क्या होगा, जो हवा पानी की वस्तुओं का भार को लेकर जो भी हमने निकाला उसके अंतर में हवा में लिए गए भार से भाग देना होगा। हालांकि अब मेज़रमेंट के काफ़ी मेथड्स चेंज हो गए हैं, काफ़ी प्रोसेस भी बदल गए हैं, मेथड्स में, प्रक्रिया में बदलाव आ गया है, तो इतना पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर हम ये कहें कि जो स्थितियां हैं उसके आधार पर, तो यहाँ हमारे इसके भार को मापने के लिए या उसकी गतिरोध को देखने के लिए काफ़ी सारे अब मेथड्स भी आ गए हैं। आपेक्षिक भार का तात्पर्य यही होता है कि उसके बराबर आयतन के भार को हम मेज़र करते हैं।
एग्जाम में अब आपके जो क्वेश्चन बनेगा भौतिक विशेषता, खनिजों की भौतिक विशेषता, तो इसमें से 3 से 4 ऐसी भौतिक विशेषता है जिनके बारे में आपको 10 वर्ड्स या 15 वर्ड्स तो एटलीस्ट आने ही चाहिए, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि खनिजों की प्रमुख भौतिक विशेषताएं बताइए। तो आप उसका रंग, उसका आकार, उसकी कठोरता या उसकी संरचना, आपेक्षिक भार, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे 3 से 4 विशेषताओं को आप अच्छे से समझिएगा। और ये ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल से कॉन्सेप्ट ही है, कुछ समझाने इसमें इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा नहीं लगा। हालांकि हम इसको चैप्टर को पूरा रीड कर रहे हैं और टू द पॉइंट जो भी चीज़ें होती है उसको क्लेरिफाई करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चैप्टर ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इजी चैप्टर्स को तो फ्री करना ही नहीं है, पहले से ही हम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन बनता है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे ताकि आपको अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाया जाने वाला मैग्मा जो है सभी खनिजों का मूल स्रोत है। सब मैग्मा ठंडे होकर खनिजों के क्रिस्टल बनने लगते हैं और इस प्रक्रिया में जैसे जैसे मैग्मा ठंडा होकर ठोस चट्टान बनाता है, खनिजों की एक क्रमबद्ध श्रृंखला का निर्माण होने लगता है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे खनिज कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि क्रमशः ठोस भी होते हैं, तरल भी होते हैं और गैसीय रूप में भी पाए जाते हैं। तो सिंपल सी इसमें लैंग्वेज में यही कहूँ कि मैग्मा जो है वो खनिजों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेटों में जब घर्षण होता है या टकराहट होते हैं, एक प्लेट ऊपर जाती है, उस प्लेट के नीचे जाने की वजह से जो मैग्मा या तापमान होता है उसकी वजह से वो उस प्लेट को भी पिघला देता है और वही मैग्मा बनकर वापस बाहर ऊपर आकर चट्टानों का निर्माण कर लेता है। तो ये प्रोसेसिंग मैग्मा आता कहाँ से है? मैग्मा उन्हीं प्लेटों का ही हिस्सा है, उन्हीं पदार्थों का ही हिस्सा है जो पिघल कर क्या करता है, मैग्मा का रूप ले लेता है और फिर मैग्मा बनकर वो बाहर की तरफ आ जाता है। और यही मैग्मा, और अगर हम इसके खनिजों की श्रृंखला को कहें तो ठोस अवस्था में भी हमें खनिज पाए जाते हैं, प्राकृतिक गैसों के रूप में भी प्राकृतिक कोयला ईंधन जैसे कि पेट्रोलियम, ये चीज़ें, इसके साथ हमें लिक्विड के रूप में गैसेस भी मिलती है। तो इन तरल पदार्थों, ठोस पदार्थों और गैसों के रूप में जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मिनरल्स ही हैं, उनको हम खनिज कह सकते हैं। तो खनिज की विशेषता, खनिज के प्रकार और खनिज क्या होता है, ये चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी। तो बेसिक अभी हम वापस रिवाइज कर लेते हैं। आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 1, खनिज किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपका बनेगा खनिज किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनेगा खनिज की भौतिक विशेषताएं बताइए। भौतिक विशेषता। तीसरा क्वेश्चन आपका बनेगा खनिज कौन से होते हैं। तो खनिज हमें गैसीय रूप में भी मिलते हैं, खनिज हमें तरल रूप में भी मिलते हैं और खनिज हमें ठोस रूप में, मेटल के रूप में भी प्राप्त होते हैं। तो इन तीनों की को ही हम खनिज मान सकते हैं। खनिज कौन से होते हैं? गैसीय रूप में पाए जाने वाले जितनी भी गैसेस हैं, पृथ्वी के आंतरिक हिस्से में भी उष्मा और हीट की वजह से गैसेस बनती है, तो वो गैस बाहर आती है और गैस के रूप में हमें जो गैस मिलती है वो गैसेस तरल रूप में हमें पेट्रोलियम जो प्राप्त होता है उससे हम क्या क्या चीज़ें निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम इससे निकाल सकते हैं। और तीसरा है हमारा ठोस रूप में जो भी हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो भी मेटल्स हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारे खनिज कहलाते हैं। क्लियर? 3 क्वेश्चंस अभी तक और उसके आंसरिंग अब हमें देनी आ गई है। तो तीनों क्वेश्चंस आपको होमवर्क के रूप में अपनी नोटबुक में उतारना है और उसके आंसर भी आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि चीज़ों को जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको चीज़ें याद नहीं होगी। मैं बोल रही हूँ, आप क्लासेस देख रहे हैं, आपने PDF भी डाउनलोड कर ली, उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज ये कुछ भी काम नहीं आने वाला है। मैं फ्रैंकली बोल रही हूँ आपसे, आप क्लासेस देख के खुश हो रहे हैं, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, तो ये क्लासेस आपको कहीं पे भी हेल्प नहीं करेगी। क्योंकि चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सुन लेना, उसको देख लेना से ही नहीं होता है, उसको लिख के समझ लेना अपनी अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने का ही एकमात्र जरिया है। तो प्लीज़ आप, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपने नोट्स को मेंटेन करके रखिए, चीज़ों को साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए और जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रही हूँ वो हाथों हाथ नोटबुक में उतार लीजिए, ताकि जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप उसकी आंसरिंग कर सके। इससे आपकी क्या होगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धात्विक खनिज।
तो धात्विक खनिज क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो धात्विक और अधात्विक खनिज और इन चट्टानों की स्थिति जो है, धातु जो होते हैं दो प्रकार के हमारे खनिज पाए जाते हैं। एक धात्विक खनिज जो होता है उसमें हमें बहुमूल्य पत्थर देखने को मिलेंगे, लोहा जिसमें लोहे की मात्रा होगी। एक होता है अलोह जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, लोहा नहीं पाया जाता, वो हमारा कहलाता है अलोह। तो तीन प्रकार की चीज़ें होती है धात्विक खनिज में। और ये अधात्विक खनिज जो होती है, अधात्विक खनिजों में वो सभी धातु आएंगे जिसमें वो सभी खनिज पदार्थ होंगे जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाएगी, जैसे कि हमारी सीमेंट हमारी अधात्विक खनिज है, जैसे कि सेल खड़ी से ही सीमेंट बनती है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अधात्विक खनिज हो जाएगी। इनके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में। सो अभी तक जो पढ़ा है, और 3 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक तो खनिज किसे कहते हैं, खनिज के प्रकार कौन से होता है, और खनिज की भौतिक विशेषता या भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं वो एक्सप्लेन कीजिएगा। हो सकता है कि ये आपको अभी थोड़ा सा हर्डल लगे कि क्यों करें मैम, तो ऐसे ही बोल रहे हैं, सीरियसली मैं बोल रही हूँ। इसी से आपकी 11th में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प रहेगी, और 12th में आप अपने आंसरिंग गाइड में इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि ये आपको बहुत ईजी मेथड लगेगा चीज़ों को लर्न करने का। सो आई विश आप इस चीज़ को मानेंगे और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।